हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो अब तक हमने ट्रांसमिशन लाइन की क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था कि कितने टाइप की होती हैं ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, और अब हम पढ़ रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो पैरामीटर में हमने पहला पढ़ लिया था रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के इफेक्ट और सिग्निफिकेंस, हमने सिग्निफिकेंस देखे थे और स्किन इफेक्ट हमने पढ़ा था। ठीक ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है हमारा इंडक्टेंस। ठीक, दूसरा हमारा जो लाइन पैरामीटर है, ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर, वो इंडक्टेंस है। ठीक, तो इसको पढ़ेंगे। ठीक, चलिए ये देखते हैं क्या होता है। जब लाइन कंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है तब लाइन कंडक्टर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब किसी भी कंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी तो उसमें फ्लक्स जो जनरेट होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। ठीक, तो जब लाइन कंडक्टर में, मतलब वो जो वायर होते हैं उनमें अल्टरनेटिंग एसी करंट फ्लो होती है तब कंडक्टर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेटअप होता है। ठीक है, फ्लक्स का नेचर होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा, परिवर्तनीय होगा। इस फ्लक्स के कारण कंडक्टर में इंडक्टेंस का गुण होता है। ठीक, अब क्या होता है कि जब जाहिर से इस फ्लक्स के कारण क्या होगा, इंडक्टेंस का गुण होगा उस कंडक्टर में। ठीक, देखो इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो जब अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक, जब एसी करंट फ्लो होगी अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो हमने फैराडे के नियम में पढ़ा, जब किसी कंडक्टर में जो से लिंक होने वाला जो फ्लक्स जब परिवर्तित होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक, तो ईएमएफ जिस गुण के कारण जनरेट होता है, वो ईएमएफ क्या करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है लेंज के नियम के अनुसार। ठीक, तो ये जो एल है ना, इंडक्टेंस है ना, तो इसी जो विरोध होता है ना वो इसी के कारण होता है। ठीक है, एल के कारण। ये एल क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। सॉरी, ये एल क्या है, इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। एल किसको कहते हैं, इंडक्टेंस को। ठीक, तो ये क्या होता है, जब ईएमएफ जनरेट होता है ना, तो जिस गुण के कारण जनरेट होता है वो इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक, तो ईएमएफ क्या करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो उसको घटाने की कोशिश करेगा, उसका अपोज करेगा। जब फ्लक्स कम होगा तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में तो उसमें अल्टरनेटिव फ्लक्स सेटअप होता है। इस फ्लक्स के कारण कंडक्टर में इंडक्टेंस का गुण होता है। ठीक, जिसकी वजह से उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है जो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, चलो अब देखते हैं आगे इंडक्टेंस को के फॉर्मूले देखेंगे। कुछ इंडक्टेंस निकालने के फॉर्मूले हमारे सिलेबस में जो इसका डेरिवेशन नहीं है, सीधे फॉर्मूले है। ठीक, डायरेक्ट। चलिए पहले देखते हैं इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर लाइन। ठीक, सिंगल फेज, भाई सिंगल फेज है तो एक टू वायर होगा ना, एक फेज और एक न्यूट्रल। ठीक, तो सिंगल फेज टू वायर लाइन है। यहाँ पे हमने मान लिए दो वायर हैं। ठीक, दो कंडक्टर या दो वायर है, सिंगल फेज लाइन है। ठीक, तो एक कंडक्टर ए है, एक कंडक्टर बी है। ठीक, इनकी रेडियस हमने मान ली है दोनों की सेम होगी। ठीक, दोनों सेम साइज के हैं कंडक्टर, दोनों की रेडियस आर है। ठीक है, आर, और दोनों के बीच डिस्टेंस, जब ओवरहेड लाइन जाती है ना तो दोनों के बीच स्पेसिंग होती है ना। भाई दो लाइन जा रही है, मान लो ये हमारा पोल है। ठीक, तो इस पोल से दो लाइन जा रही हैं, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है। एक फेज जा रहा है सिंगल फेज, और टू वायर है तो एक फेज और एक न्यूट्रल जाता है ना, टू वायर तभी तो है। तो इन दो लाइनों के बीच जो स्पेस होता है, दूरी, वो डी ये है। ठीक है, और इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या हमने लिए आर है, दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, तो इसके इंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है, मान लो किसी एक का निकालना है, हम ए का निकाल लो या बी का निकालो, किसी एक का निकालो। ठीक, दोनों का सेम ही तो रहेगा भाई, क्योंकि सेम साइज़ है, सेम रेडियस, सब कुछ सेम है। ठीक है, और डिस्टेंस दोनों के बीच स्पेसिंग क्या है, डी है, तो सेम रहेगा। तो मान लो ए का निकालना है हम, तो एल ए क्या हो जाएगा, इसका ये फार्मूला होता है 10⁻⁻⁷। ठीक है, 10⁻⁻⁷, ब्रैकेट 1/2 +2 log ई डी अपॉन आर, हेनरी पर मीटर। ठीक है, ठीक, हेनरी पर मीटर। बात समझ में आ गई।
तो ये क्या हो गया, किसी एक कंडक्टर का इंडक्टेंस हो गया, किसी एक कंडक्टर का। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इसका फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस का 10⁻⁻7 इंटू ब्रैकेट 1/2 प्लस 2 log e डी अपॉन आर। डी क्या है, दोनों के बीच की दूरी, स्पेसिंग, कंडक्टर के बीच की स्पेसिंग, और आर क्या है, रेडियस। ठीक है, इसकी और इसकी सेम है ना, तो आर ले लिया हेनरी पर मीटर। ठीक, हेनरी पर मीटर में लिया हमने से। तो किसी एक कंडक्टर का हो गया, या ए का निकालो या बी का। ठीक, और अगर हम पूरे दोनों का निकालेंगे, पूरे लूप का, ये पूरा लूप बनेगा ना एक। भाई करंट यहाँ से जाएगी, भाई करंट क्या होती है, फेस से जाती है और न्यूट्रल से वापस आती है, यही तो होता है। ये लूप बनता है ना, एक पाथ बनता है, पूरा क्लोज पाथ। तो इस पूरे क्लोज पाथ की, इस पूरे लूप की अगर निकालेंगे हम इंडक्टेंस, वो क्या होगा, इसको बोलते हैं लूप इंडक्टेंस। ठीक है, लूप इंडक्टेंस। तो इसको क्या करेंगे, 2 इंटू एल ए। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का सेम है ना, या फिर दोनों को जोड़ दो। भाई जितना ये है, जितना इसका है उतना ही तो इसका होगा, क्योंकि दोनों का साइज सेम है, सब कुछ सेम है ना। तो जितना ये होगा, जितना ए का है उतना ही बी का होगा। तो क्या करो, अगर लूप का पूरे का निकालना है दोनों का एक साथ, तो क्या करोगे, 2 से गुणा कर दो या फिर इसको जोड़ दो। तो 2 से गुणा कर दी हमने, तो लूप इंडक्टेंस आ गया इस पूरे का, पूरे लूप का। तो ये क्या आ गया हमारा, 10⁻⁻7। ये 2 के अंदर गुणा होगी तो 2/2 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 log e डी अपॉन आर। डी वही स्पेसिंग दोनों के बीच, आर क्या, रेडियस, हेनरी पर मीटर। ठीक है, अब लूप इंडक्टेंस को निकालेंगे हम, तो 10⁻⁻7, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 4 प्लस 1 प्लस 4 log e डी अपॉन आर। ठीक है, डी क्या है, दोनों के बीच की स्पेसिंग, आर रेडियस, और हेनरी पर मीटर में लेते हैं। तो ये हो गया हमारा लूप इंडक्टेंस। बात समझ में आ गई, सिंगल फेज 2 वायर कंडक्टर का। तो इस तरीके से निकालते हैं, ये फार्मूला निकालने का। ठीक, देख लो इसको। ठीक है, लूप मतलब पूरे लूप का जो क्लोज पाथ बनेगा ना, भी कंडक्टर फेज में से जाएगी और न्यूट्रल से वापस आती है करंट, तो पूरे लूप का निकाला हमने। ठीक, किसी एक कंडक्टर का निकालोगे तो ये वाला फार्मूला होगा, दोनों का सेम रहेगा क्योंकि साइज सेम है, रेडियस सेम है दोनों की। ठीक, अब निकालेंगे इंडक्टेंस ऑफ 3 फेज ओवरहेड लाइन। अब 3 फेज ओवरहेड लाइन का निकालेंगे। ठीक, तो इसमें 2 कंडीशन होती हैं। पहला, जब कंडक्टर की दूरियां समान हो, कंडक्टर के बीच की दूरियां जो होती हैं, जब कंडक्टर हैं 2, भाई 3 फेज है ना, तो 3 फेज में 3 कंडक्टर हो, ए बी सी हमने मान लिया। अब 2 कंडीशन बनती हैं, यदि जब एक कंडीशन वो होती है जब तीनों कंडक्टर, सारे कंडक्टर के बीच की जो दूरी है ना, स्पेसिंग, वो सेम हो, सेम डिस्टेंस पे हो। मान लो ये कंडक्टर जा रहे हैं 3, एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये और एक कंडक्टर ये, तो इन तीनों के बीच की दूरी, जितनी दूरी ये होगी, ठीक है, बात समझ आ गई, दूरी क्या हो, सेम हो तीनों के बीच। इस टाइप से जाएं कि तीनों के बीच की दूरी क्या हो, सेम हो। तो यदि तीनों के बीच की दूरी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, तीनों के बीच की दूरी अगर सेम होगी, इस टाइप से कंडक्टर होंगे, तब उनका क्या होगा, इंडक्टेंस का फॉर्मूला, तब हम निकालेंगे ये। ठीक, तब हम ऐसे निकालते हैं, वही सेम रहता है। ठीक, जैसा अभी निकाला था। एल ए किसी एक कंडक्टर का निकाल देंगे ना, भाई किसी एक कंडक्टर का निकाल देंगे तो तीनों का वैसे ही निकल जाएगा। तो किसी एक का निकालना, मानना एल ए निकाल लिया हमने, क्योंकि देखो सेम साइज के हैं तीनों कंडक्टर, सेम रेडियस के हैं। ठीक, तो एल ए इक्वल टू 10⁻⁻7 1/2 प्लस 2 log e डी अपॉन आर, हेनरी पर मीटर। डी क्या है, बीच की दूरी। ठीक, और आर क्या है, रेडियस, प्रत्येक कंडक्टर की रेडियस। ठीक, त्रिज्या। तो इस तरीके से निकालते हैं। एल ए हो गया, एल बी का भी ऐसे ही निकलेगा और एल सी का भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, 3 फेज ओवरहेड लाइन का इंडक्टेंस का फार्मूला, जब कंडक्टर के बीच समान दूरी हो, समान स्पेसिंग हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद क्या, जब चालकों के बीच की दूरी असमान हो, जब समान ना हो। अभी क्या थी, समान थी, अब क्या है, जब चालकों के बीच की दूरी असमान हो। मान लो ये कंडक्टर ए जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक, इस तरीके से जो कंडक्टर जाते हैं ना, ये इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर, ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इसको ये अलग अलग दूरी होती है ना, सेम दूरी नहीं है, अलग अलग है। एक कंडक्टर ये जा रहा है ए, देखो ए ये है। ठीक, कंडक्टर बी ये जा रहा है और कंडक्टर सी ये जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप ये करते हैं ना कंडक्टर के साथ, इसको बोलते हैं
ट्रांसपोजिशन ऑफ लाइन कंडक्टर, लाइन कंडक्टर का ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इन्हें, ठीक है। तो देखो तीनों के बीच दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी D1 मान ली हमने, बी और सी के बीच की D2 मान ली, और ए और सी के बीच की दूरी हमने D3 मान ली। तो यहाँ पे क्या है, चालकों के बीच दूरियाँ असमान है, समान नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इसका फार्मूला अलग निकलेगा, इसका फार्मूला ऐसे निकालते हैं। मान लो LA निकाल लिया, ठीक। अब देखो दूरियाँ असमान है ना, लेकिन कंडक्टर का साइज सबका सेम है, रेडियस सबका, डायमीटर सेम है, ठीक। क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबका सेम रहेगा, इंडक्टेंस का फार्मूला सबका सेम रहेगा। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ कैसे निकालते हैं, मान लो LA निकाल रहे हैं हम, तो LA इक्वल टू 1/2 प्लस 2 log E क्यूब रूट ऑफ D1 D2 D3, इन तीनों डिस्टेंस का क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। D1 D2 और D3 का क्यूब रूट लेंगे, ठीक, अपॉन R मतलब प्रत्येक कंडक्टर की रेडियस सेम रहेगी, ठीक। बात समझ में आ गई। इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 आगे लगा दो, ये पीछे बात हो, ये इंट गुणा में है, ये हेनरी पर मीटर। बात समझ में आ गई। तो किसी एक कंडक्टर का निकाल लिया हमने, ये 1/2, इसको 0.5 भी कर सकते हो, ठीक। 1/2 को 1/2 प्लस 2 log E क्यूब रूट ऑफ तीनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस D1 D2 D3 अपॉन R क्या है, रेडियस, प्रत्येक कंडक्टर की त्रिज्या। तो तीनों का सेम निकलेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे दूरी हम तीनों ले रहे हैं ना, ये तीनों में रहेगी दूरी। बात समझ में आ गई। ये तीनों में दूरी यही रहेगी, और R क्या, रेडियस सबकी सेम है। तो LB भी ऐसे ही निकलेगा, LC भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। फॉर्मूले में क्या बदला, ये बदल गया, क्योंकि दूरियाँ असमान है, तो इनकी दूरी का क्यूब रूट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जब दूरियाँ असमान हो तब हमारा इंडक्टेंस का फार्मूला ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, इंडक्टेंस की निर्भरता, किस चीज़ पर निर्भर करता है इंडक्टेंस, ठीक। तो सबसे पहला है हमारा लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक। जो इंडक्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई पर निर्भर करेगा, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गई। तो लेंथ बढ़ने से ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक। तो लेंथ पर निर्भर करता है, ठीक। ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पर निर्भर करता है इंडक्टेंस, लेंथ बढ़ने से इंडक्टेंस बढ़ता है। दूसरा क्या है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर के बीच की दूरी, ठीक है। जो कंडक्टर के बीच की दूरियाँ हैं ना, उन पर निर्भर करता है इंडक्टेंस। देख लो यहाँ फार्मूला देख लो, या ये वाला फार्मूला देख लो, ये वाला फार्मूला देख लो, या ये वाला देख लो, कोई सा भी देख लो, ठीक। तो जो कंडक्टर के बीच की दूरी यही तो है, यही तो है, ठीक। यही तो कंडक्टर के बीच की दूरी है। तो क्या कर रहा है, कंडक्टर के बीच की दूरी या स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, इस पर निर्भर करता है। स्पेसिंग बढ़ने पर ये बढ़ता है। देखो अगर स्पेसिंग बढ़ाएंगे हम तो ये बढ़ेगा ना, ठीक है। अगर स्पेसिंग बढ़ाओगे तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, लाइन इंडक्टेंस। तो क्या होगा, स्पेसिंग बढ़ने पर इंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कंडक्टर। अब देख लो रेडियस, ये रेडियस है, रेडियस पर निर्भर कर रहा है ये R, ठीक। ये देखो ये R पर निर्भर कर रहा है, रेडियस पर कर रहा है, नहीं कर रहा है, देखो कर रहा है, रेडियस पर निर्भर, ये रेडियस है। तो रेडियस के बढ़ने पर घटेगा, जाहिर सी बात है। रेडियस ऑफ कंडक्टर के रेडियस पर, त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक। तो कंडक्टर की रेडियस बढ़ने पर इंडक्टेंस घटता है। बात समझ में आ गई भाई, जाहिर सी बात है। रेडियस बढ़ाओगे तो इंडक्टेंस घटेगा, और अगर घटाओगे तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो कंडक्टर की रेडियस बढ़ने पर इंडक्टेंस घटता है, और बढ़ाने पर बढ़ाने पर घट रहा है, और घटाने पर क्या होगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक। तो ये क्या थी, निर्भरता। इंडक्टेंस किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, लंबाई पर, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर के बीच की दूरी पर, और रेडियस ऑफ कंडक्टर की त्रिज्या पर, ठीक है। इन चीज़ों पर निर्भर करता है हमारा इंडक्टेंस, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। अब नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का सिग्निफिकेंस क्या पड़ता है, सिग्निफिकेंस मतलब उसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या इसका इफ़ेक्ट होता है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस इसका है, इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, ठीक।
ठीक है। इंडक्टेंस के कारण क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा लाइन में वो बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर वोल्टेज, हमें मालूम है वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है तो वोल्टेज रेगुलेशन बेकार हो जाता है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक ठीक। तो वोल्टेज, सबसे पहले इंडक्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होगा, बी इंटू जेड। तो जेड क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल। तो एक्सएल बढ़ेगा तो हमारा इंडक्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। भाई वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला ये तो होता है वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू आई इंटू आर प्लस जे एक्सएल। ये क्या है, रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा एल। जब एल बढ़ेगा तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, जब रिएक्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। ठीक है। और वोल्टेज ड्रॉप अगर हमारा बढ़ेगा तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला ये होता है वोल्टेज ड्रॉप अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज इंटू 100, अगर परसेंटेज में निकालोगे। बात समझ आ गई। तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ रहा है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन ख़राब हो रहा है। ठीक। वोल्टेज रेगुलेशन अगर बढ़ता है तो ख़राब माना जाता है, और अगर घटता है तो अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो इंडक्टेंस बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। ठीक। वोल्टेज ड्रॉप के बढ़ने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन बेकार हो जाता है, पुअर हो जाता है। लेकिन इसमें क्या, तीसरा क्या, पावर फैक्टर घटता है। ठीक है। इंडक्टेंस के कारण लाइन इंडक्टेंस अगर बढ़ेगा तो पावर फैक्टर हमारा घट जाएगा। बात समझ में आ गई। पावर फैक्टर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक। इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कम रहता है वैसे भी, तो इंडक्टिव सर्किट होगा, लाइन इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारा पावर फैक्टर कम हो जाएगा। चौथा है इम्पीडेंस बढ़ती है। ठीक। इम्पीडेंस बढ़ेगी, जाहिर सी बात है भाई, ये बढ़ेगा तो इम्पीडेंस बढ़ेगी। ठीक। और यहाँ पे ये बढ़ेगा तो पावर फैक्टर घटेगा। ठीक। तो इम्पीडेंस क्या होगी, बढ़ती है हमारी इंडक्टेंस बढ़ने के कारण। इंडक्टेंस का ये रिएक्टेंस का फॉर्मूला बताया था ओमेगा इंटू एल। एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और यहाँ पे एक्सएल बढ़ेगा तो ये घटेगा। बात समझ में आ गई। चलो पाँचवा देखते हैं। लाइन में इलेक्ट्रिक करंट के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। तो इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है एक यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर जूल। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है यू इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू हाफ एल क्या हमारा इंडक्टेंस, और एल आई स्क्वायर। तो ये हमारा एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के रूप में हमारा क्या होता है, कंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है। बात समझ में आई। ठीक। तो ये हमारे क्या, अब एनर्जी स्टोर हो रही है तो उसका क्या होगा, जाहिर सी बात है वो हमारी एनर्जी यूज़ नहीं होगी। बात समझ में आई। तो लाइन में इलेक्ट्रिक करंट के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। तो यह क्या हमारे सिग्निफिकेंस, इसके प्रभाव। ठीक है। लाइन इंडक्टेंस के ये सिग्निफिकेंस होते हैं। ठीक। 5 हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सारे जो लाइन पैरामीटर नाम से पेपर में आते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के लाइन पैरामीटर के बारे में बताओ और इनके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पर। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब लास्ट और तीसरा हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस भी सबने पढ़ा होगा। ठीक। कैपेसिटेंस क्या होता है, एक कैपेसिटर होती है, उसका गुण होता है। ठीक। इस चार्ज को स्टोर करने का जो गुण होता है वो कैपेसिटेंस कहलाता है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, कैपेसिटर क्या करती है, कैपेसिटर में क्या होती है, 2 प्लेट होती हैं और उन प्लेट के बीच कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल भरा रहता है। ठीक। वो कोई सा हो सकता है, हवा, माइका, पेपर, इलेक्ट्रोलाइट, कुछ भी हो सकता है। तो दो हमारी चालक की प्लेट होंगी, उनके बीच कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो वो क्या बनेगा, एक कैपेसिटर बनेगा। तो वो कैपेसिटर की एक कैपेसिटी एक हमारी उसका गुण होता है, उसकी क्षमता होती है, चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है, चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है। ठीक। आवेश को स्टोर करता है। तो इसका यह गुण होता है ना, चार्ज को स्टोर करने का गुण या क्षमता, वह कैपेसिटेंस कहलाती है। बात समझ में आ गई। कैपेसिटेंस या धारिता कहलाती है। तो हमें मालूम है, हम जानते हैं कि जब कोई दो चालक किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा अलग होते हैं तब कैपेसिटर का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई। वही मैं जो बता रहा था अभी, जब हम जानते हैं कि जब कोई दो कंडक्टर्स, चालक बोलते हैं हिंदी में, ये रख लो यार, लड़के हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा हैं।
ठीक है। जब कोई दो चालक कंडक्टर्स किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा अलग होते हैं तब कैपेसिटर का संधारित्र का निर्माण करते हैं, ठीक। इस प्रकार ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कोई दो कंडक्टर, भाई दो कंडक्टर, ये जो हमारे लाइन जाती है ना ओवरहेड लाइन, ये कंडक्टर, ये पोल मान लो, और ये दो कंडक्टर जा रहे हैं, ठीक। और इनके बीच क्या है, ये दो कंडक्टर क्या चालक है ना, ठीक। और इनके बीच क्या हवा, तो हवा क्या करेगी, इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करेगी। और दो कंडक्टर में तो यहाँ क्या बनना है, कैपेसिटर बनना है, नहीं बनना है भाई दो चालक हैं और इनके बीच हवा है, तो ये क्या बनना है, कैपेसिटर का निर्माण हो रहा है। दो चालकों के बीच इंसुलेटिंग मटेरियल, तो यहाँ भी एक कैपेसिटर बनना है, तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के कोई दो कंडक्टर एयर जो इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करती है, एयर द्वारा सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, पृथक होते हैं, कैपेसिटर की तरह कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई, ये कैपेसिटर की तरह कार्य करेंगे। अब इस प्रकार दो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस का निर्माण होता है, ठीक। क्या हो रहे हैं, दो हमारे चालक हैं, दो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर हैं, चालक हैं, उनके बीच एयर है, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, इन दोनों के बीच एक कैपेसिटेंस का निर्माण होगा, या जिसको हम इसको चार्ज को स्टोर करने की जो इनकी क्षमता होगी उसको क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटेंस या धारिता बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो यही बता रहे हैं अब, दो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के दो कंडक्टर्स के बीच कैपेसिटेंस का निर्माण होता है। इस प्रकार दो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के दो कंडक्टर्स के बीच कैपेसिटेंस का निर्माण होता है। इस तरीके से होता है। देखो ये हमारे दो लाइन कंडक्टर है, एक कंडक्टर का ये जा रहा है, एक कंडक्टर का ये जा रहा है, ठीक है। एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, इनके बीच हवा है, ठीक, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इस प्रकार क्या हमने दिखा दिया, ऐसे कैपेसिटेंस, इस प्रकार कैपेसिटेंस का निर्माण होता है, कैपेसिटर बनते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर के बीच कैपेसिटर का निर्माण या कैपेसिटेंस का निर्माण होता है, ठीक। इस तरीके से दिखा दिया। ये जो करंट फ्लो होती है इसको बोलते हैं चार्जिंग करंट। तो ये जो करंट फ्लो हो रही है भाई, करंट भी तो फ्लो होगी, तो ये चार्जिंग करंट कहलाती है। एक करंट तो हमारी जा रही है ओवरहेड लाइन में, और एक यहाँ से यहाँ फ्लो होती है, इसको चार्जिंग करंट बोलते हैं। ये हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है, जहाँ से हम अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को भेजते हैं आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कैपेसिटेंस का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना। अब इसके बाद है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर लाइन। जैसे इंडक्टेंस निकाला था सिंगल फेज टू वायर लाइन का, ऐसे ही कैपेसिटेंस निकालेंगे। मान लो हमारे दो ए और बी दो कंडक्टर हैं सेम रेडियस के, इनकी रेडियस क्या आर है, दोनों के बीच की दूरी डी है। बात समझ में आ गई। तुम्हारे में डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले हैं, ठीक। तो मान लिया इस पर चार्ज हमारा क्या, ये चार्ज भाई जो चार्ज आता है प्लेटों पे ही तो आता है। मान लिया इस वाले कंडक्टर, ये कंडक्टर एक प्लेट का काम कर रहे हैं ना, इस पर प्लस क्यू आया, इस पर माइनस क्यू आ गया इस वाले कंडक्टर में, ठीक। तो दोनों की सेम रेडियस है, आर रेडियस इसकी, आर इसकी, और दोनों के बीच की दूरी डी है, ठीक। तो इस प्रकार देखो, एक कंडक्टर का ये है, एक कंडक्टर ये है, और एक कंडक्टर ये है, ठीक। बात समझ में आ गई। तो इनके बीच हमने मान लिया कैपेसिटेंस का निर्माण हो रहा है। इन दोनों के बीच एयर है, ये हवा है, ठीक। तो इनके बीच एक कैपेसिटेंस का निर्माण हो रहा है, जिसको बोलते हैं हम CAB। बात समझ में आ गई। तो CAB का फॉर्मूला होता है पाई इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन log E D अपॉन R फेरेड पर मीटर। वहाँ हेनरी पर मीटर था, यहाँ फेरेड पर मीटर, ठीक है। अगर इसकी लंबाई, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई से गुणा कर देंगे अगर हम, तो मीटर हट जाएगा। बात समझ में आ गई। तो फेरेड पर मीटर लिया, इसलिए लंबाई यहाँ से हट गई, लेंथ हट गई है, ठीक। तो दो कंडक्टर के बीच का जो कैपेसिटेंस है CA मान लिया हमने बना है। तो CA का फॉर्मूला होता है पाई इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन log E D अपॉन R फेरेड पर मीटर, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। तो और कैपेसिटेंस टू न्यूट्रल, अब जी दो कंडक्टर के बीच की बात हो गई, ठीक है। ये दो कंडक्टर के बीच की बात हो गई। अब न्यूट्रल कंडक्टर से न्यूट्रल की बात करेंगे। मान लिया हमारा एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, इन दोनों के बीच न्यूट्रल है, ठीक। तो न्यूट्रल के बीच इस कंडक्टर का न्यूट्रल, इस कंडक्टर से न्यूट्रल के बीच का ये वाला एक कंडक्टर और न्यूट्रल, इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस
और ए कंडक्टर और न्यूट्रल इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस, इसकी बात करेंगे अब हम। ठीक, तो ए और इस न्यूट्रल के बीच का कैपेसिटेंस को हमने मान लिया CAN। ठीक, तो ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ CA जो हमने निकाला था। तो देखो CAB जो दोनों ये है ना, ये हमने जो निकाला, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, किसी एक कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच का जो कैपेसिटेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा 2 टाइम्स ऑफ जो हमने निकाला है 2 कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस। ठीक, इसी प्रकार इस कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच का कैपेसिटेंस हमने मान लिया CBN। तो ये भी क्या होगा हमारा 2 कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस इंटू 2। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा CN, इसको CN भी बोलते हैं, किसी एक कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है इसको CN भी बोलते हैं, या CAN भी बोलते हैं, और CBN भी बोलते हैं। ये सब सेम वैल्यू होती है, इनकी समान मान होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, सब बराबर आते हैं। ठीक, तो गुणा 2 कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस, ये हम निकाल चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, किसी एक कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे 2 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन log E D/R। ठीक है, फैरेड पर मीटर, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक, चलो ये क्या हो गया सिंगल फेज वाला। अब क्या करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ 3 फेज लाइन। ठीक, तो वही होगा जब चालकों के बीच की दूरी समान होंगी। 3 चालक हैं, इनके बीच की दूरी हमने मान ली D दूरी है। ठीक, D मीटर दूरी है सबके बीच। ठीक, और सबका रेडियस कितनी है R मीटर, सबकी समान रेडियस है। समान रेडियस के 3 चालक हैं जिनके बीच समान दूरी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, 2 पाई एप्सिलॉन 0 जो कैपेसिटेंस निकालेंगे ना हम, वो कंडक्टर और न्यूट्रल के बीच का निकालेंगे। ठीक है, तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 log E D/R फैरेड पर मीटर। ठीक, ये आ गया जब समान दूरी है। अब दूरियां असमान होंगी तब क्या फॉर्मूला होगा, जब दूरियां असमान है तो असमान दूरी हमने दिखा दी, ये चालक A, ये चालक B और ये चालक C, इनके बीच दूरी हमने मान ली D1 D2 और D3। ठीक, तो इसका फॉर्मूला ऐसे निकालेंगे 2 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन log E क्यूब रूट ऑफ D1 D2 D3 अपॉन R फैरेड पर मीटर। ठीक, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया जब दूरियां असमान हो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ, अब हमने सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस इंडक्टेंस पढ़ लिया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन पे। ठीक, तो इसका देखते हैं। पहला क्या होता है, पावर फैक्टर लीडिंग होता है। पावर फैक्टर इज लीडिंग, पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग है। इसमें क्या होता है, पावर फैक्टर लीडिंग होता है। ठीक, दूसरा क्या है, मतलब अग्रगामी होता है। दूसरा वोल्टेज ड्रॉप घटता है इसमें। ठीक, बढ़ता नहीं है इसमें, वोल्टेज ड्रॉप हमारा घटता है। कैसे घटता है देखो, वोल्टेज ड्रॉप फॉर्मूला क्या होता है BD I इंटू R प्लस JXC। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो JXC आ जाएगा, और XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc। बात समझ में आई। और अब अगर C हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, C बढ़ेगा तो XC घटेगा, XC घटेगा ना, C बढ़ेगा XC घटेगा, और XC घटेगा तो वोल्टेज ड्रॉप घटेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप घटता है। ठीक, दूसरा ये हो गया सिग्निफिकेंस। तीसरा क्या है, लाइन में डिस्चार्ज करंट फ्लो होती है। तो लाइन में क्या होती है, डिस्चार्ज करंट फ्लो होती है। ये जो बताया था मैंने, ये जो है, ठीक, ये जो है, ये वाली करंट फ्लो होती है। ठीक, लाइन में करंट फ्लो होती है। अब क्या चौथा, जेड का मान घटता है। देखो जेड का मान मतलब इम्पीडेंस घटता है। क्यों, क्योंकि जब ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो बड़ी चीज़ इसमें से माइनस होगी, तो ये पूरा कम हो गया ना, तो क्या होगा, जेड हमारा घट जाएगा। बात समझ में आ गई। लाइन में वोल्टेज के रूप में ऊर्जा स्टोर होती है। वहाँ पे क्या था, करंट के रूप में थी, U=½ LI² जूल। यहाँ क्या वोल्टेज के रूप में ऊर्जा स्टोर होती है, तो U=½ वहाँ L था, यहाँ C है, और वहाँ I² था, यहाँ B² है। बात समझ में आ गई। तो ½ CB²। तो क्या है, ये इतनी ऊर्जा हमारी वोल्टेज के रूप में स्टोर होती है लाइन में। ठीक, तो ये कहते हैं हमारे, अब हमने पढ़ ली ट्रांसमिशन लाइन के सारे हमने पैरामीटर्स पढ़ ली और उनके सिग्निफिकेंस पढ़ ली। ठीक, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या, हमने तीनों पैरामीटर पढ़ लिए। तो ये क्वेश्चन पेपर में हमारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि लाइन पैरामीटर, ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। ठीक है,
तो इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक। और जितना पढ़ा है उतना पढ़ो, ठीक है। नोट्स बनाते रहो, ठीक। चलिए, थैंक यू।